अपना ख्याल ये कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें इस वक्त IMF को भी नहीं डालनी चाहिए। हम मुस्तकिल इंगेज्ड हैं IMF के प्रोग्राम में। बजट इन एनी केस हमें इस तरह ही तैयार करना है कि IMF के प्रोग्राम में होते हुए हम सब जानते हैं कि ये एक रियलिटी है हमारी, तो उसी हिसाब से बजट तैयार हो रहा है और उनसे शेयर भी हुआ है और इंशाल्लाह उनसे इस पे बातचीत भी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्क में गुज़श्ता एक साल से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद टकराव जारी है। ज़ाती मफाद और कुर्सी की जंग जारी है। सियासतदानों की आपस की लड़ाई मईशत और आवाम को ले डूबी है। अवामी मसाइल मुसलसल नज़रअंदाज हो रहे हैं। PDM की हुकूमत आने के बाद महंगाई में तकरीबन 100% से भी ज़ायद इजाफा हो चुका है। लेकिन अब इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है। हुकूमत के चंद महीने बाकी हैं, लेकिन अब भी इबहम बरकरार है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे या नहीं। खैर, IMF प्रोग्राम की बहाली का अगर जिक्र करें, दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। आज भी बिजली ₹1.60 महंगी कर दी गई है। आइंदा माह साल के बजट में महंगाई भी 20% से ज़ायद रहने का इम्कान है। बजट में बिजली और गैस पर भी सब्सिडी कम करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जबकि वज़ीर पेट्रोलियम ने रूसी तेल भी सस्ता होने से मुतल्लिक अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वज़ारत ख़जाना का ये मौक़िफ़ है कि मईशत को संगीन माली खदशात का सामना है। इत्तलात ये भी हैं कि हुकूमत 8 या 9 जून को बजट पेश करने जा रही है। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में अवाम दोस्त बजट देना ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बावजूद हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट तैयार करने की हिदायत की है। प्राइम मिनिस्टर आइंदा बजट में मोटरसाइकिल सवारों के लिए सस्ता पेट्रोल स्कीम लाने की ख्वाहिशमंद हैं। रियायती निर्खों पर चीनी, आटा और घी देने की स्कीम्स में भी तौसी की तजवीज़ दी गई है, जबकि यूरिया पर सब्सिडी बराह रास्त किसानों को देने के लिए भी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल ये होगा कि मईशत को संगीन माली खदशात का सामना है। मुआशी अशारिये खतरनाक हद तक बढ़े हुए हैं। इलेक्शन ईयर में हुकूमत अवाम को रिलीफ कैसे देगी? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि मुस्तकबिल करीब में मुल्क में कोई सियासी मुआशी इस्तेहकाम दिखाई नहीं दे रहा। माशी इशारिये की अगर बात करें तो ख़तरनाक मंजरनामा पेश कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत संगीन माली खदशात के बावजूद आमिर साहब किस तरह से अवाम को रिलीफ दे पाएगी? पता नहीं, ये तो हुकूमत को पता होगा कि वो कौन सा ख़जाना है जो अभी तक इन्होंने नहीं खोला जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। आवाम तो इस बात पे बड़ी रिलीफ फील कर जाएगी कि आप मज़ीद महंगाई रोक दें। ये भी हम कहेंगे आपकी बड़ी मेहरबानी है, वरना हम तो वो कहेंगे कि जुतियाँ मारने वाले जल्दी करो, टाइम ज़्यादा है, नौकरी करनी है, टाइम पूरा करना है आगे जाके। जैसे हम इमरान खान के दौर में कहा करते थे, तो बिल्कुल 13 महीने में हमारे साथ यही कुछ हुई है। अभी ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया थोड़ी देर पहले मिफ्ता इस्माइल से कि हमने 2 दफ़ा आपको पार्टी ने वजारत दी, कम से कम इस मुश्किल वक्त में आप गिला शिकवा करना हो तो ये तो ना करें ना। मतलब अब मिन्नत तरले पे बात उधर भी आ गई आपस में, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल जिन्होंने इमरान खान के पूरे दौरे हुकूमत में डबल ट्रिपल रिकॉर्ड मुनाफे कमाए, क्योंकि अमीर आदमी को हार्ट अटैक हो जाए अगर उससे नुकसान हो जाए, वो जब कहता ना मर गया तो उसका मतलब है उसे मुनाफे में नुकसान हुआ है। एक्चुअल हो जाए तो वो रह ही नहीं सकता, बचता ही नहीं है। तो अमीर से अमीर तर हुआ है, और मिडिल क्लास जो पहले ही बहुत लोअर मिडिल क्लास पे चली गई थी उसकी तो हालत ही कोई नहीं है। तो ये रिलीफ देने का मतलब, अगर इसहाक डार साहब अपने अंदर से गुस्सा नहीं निकाल सकते तो उन्हें मीडिया के सामने आना नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि हम सबकी उम्मीद थी कि वो एक अच्छे वज़ीर ख़जाना साबित होंगे, तवक्कुआत थी, वो पूरी नहीं हुई। तो लोग पूछेंगे उनसे सवाल, भाई आपने कहा था, आपने तकब्बुर का इजहार किया था बुनियादी तौर पे, और वो तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ज़ेबा है कि उसकी ज़ात का ही है। ये आप आए कि जी मैं उतरा हूँ और डॉलर नीचे हो गया, और भाई हमें ही टांग के रख दिया आपने बदले में। तो ये रूसी तेल पे कल भी मैं एक जगह बैठा हुआ था तो मुसद्दिक मलिक साहब से बात हुई। मैंने कहा आपकी हुकूमत वो है जो 4 हफ्ते से उम्मीदें दिला रहे थे लोग कि जी रूसी तेल चल पड़ा सस्ता होगा, और आपने आखिरी दिन जिस दिन कार्गो पहुंच गया तो कहते सस्ता नहीं होगा। तो भाई 1 महीना पहले बता देते ताकि लोगों को जहन में ही ना आए बात। आप कहते हैं जब ज़्यादा आएगा तो फिर देखेंगे, भाई ज़्यादा भी लाना आपने है, कम आ रहा है तब भी आप हैं, चाहे 3 महीने में एक दफ़ा में 1 लेके आए हैं तो 8 चला लेते, 12 चला लेते। पाबंदियों का हल भी आपने निकालना है, क्योंकि दावा भी आपका है। जब दावा करते हैं तो हमें कहानी ना सुनाएं, हमें तो वो चाहिए है कि रोटी कैसे सस्ती होगी, खाना कैसे ठीक मिलेगा,
और तनख्वाहदार मुलाजिम को अगर आप पेंशन और तनख्वाह में इजाफा देने जा रहे हैं, उसके टैक्स में कितना इजाफा करने जा रहे हैं या कमी करने जा रहे हैं, आपका आखिरी बजट होना है और उसके बाद जाहिर है कि इलेक्शन तो हैं। वो कहते हैं ना, वो है शमा तेरी उम्र है एक रात तबई, चाहे हंस के गुजार दे या रो के गुजार दे। अब 12 अगस्त इनकी आखिर है, इससे आगे तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो इलेक्शन तो अब आ रहा है, तो तवक्को करनी चाहिए कि कोई कुछ गेम डालें और लोगों को कोई रिलीफ का प्रोग्राम बना दें। आने वाले भुगत लेंगे, ये आएंगे तो ये भुगतेंगे, नए आने वाले आएंगे वो भुगतेंगे। लेकिन जिसका ख्याल था वो तो अब आप भूल जाएं। हमने तो बहुत पहले ट्वीट में भी कह दिया था कि ऐसी ऐसी तब्दीली आनी है, और वो तब्दीली अब आपको फील होगी थोड़ी देर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले थोड़ी देर में मतलब अभी से पता चल जाएगा, कल देख लेंगे। अभी से समझ मैंने कहा थोड़ी देर, कुछ घंटे बाद या एक दिन। हाफिज ताहिर साहब, अब जाहिर है IMF की तो कड़ी शराइत हैं जो कि पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही हैं, और IMF भी ने तहिया कर लिया है कि वो मुतमईन नहीं होना पाकिस्तान से। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जब आए थे तो बड़ा कॉन्फिडेंस था जब वो एयरपोर्ट पर देखा गया उनको, और उन्होंने बात भी की कि अब देखें क्या होता है, और मेरे आते ही डॉलर के देखें रेट्स। अब ये अभी भी दावा कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद हमें रिलीफ नहीं मिला नजर आया, और फिर डॉलर को अगर देखें तो वो ऊपर से ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया। अब फिर अभी गवर्नमेंट कह रही है, और इलेक्शन का ये साल भी है, अगर इलेक्शन होते हैं तो हाफिज ताहिर साहब ये बयानिया ज़ाहिर है गवर्नमेंट कैसे बनाएगी, आम आदमी को रिलीफ कैसे देगी, दावा तो कर रही है। तो आपको लगता है कि इस दावे में कोई हकीकत है, अवाम दोस्त बजट बना सकेगी, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? हाफिज ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि अवाम दोस्त बजट कैसे मिल सकता है जब IMF कह रही है कि हमने देना भी कुछ नहीं और हम जो बजट आ रहा है उसको भी देख रहे हैं। तो अगर तो आप कोई अपना पूरे निज़ाम पे, सिस्टम पे खुद के हमला करें और अवाम को, जिस तरह खान साहब ने भी एक कीमतें कम की थी जिसका मिफ्ता साहब भी और बाज़ दिगर मुआशी माहिरीन भी अब तक जिक्र करते हैं, वैसा कोई काम हुकूमत कर ले तो ये हुकूमत कौन पूछ सकता है। लेकिन जहां तक डॉलर के नीचे आने की बात है या मईशत की बात है, तो वो तो हालात अब मुतवस्सित तबका वैसे खत्म हो गया, गरीब वैसे मारा गया, रह गए हैं उमरा के पास डॉलर हैं, वो डॉलर खर्च करने शुरू कर देंगे, बच जाएंगे। आम आदमी कहाँ जाए? आम आदमी के पास तो अब खाने को रोटी भी नहीं है। अब जो हालात हो गए हैं, और दिन ब दिन उसमें ये जरूर है कि हम देखते हैं गंदम इतनी सस्ती कर देंगे, यूटिलिटी स्टोर पे घी इतना सस्ता हो जाएगा। भाई कितने लोग यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं? आम हालात क्या है? आम जगह जाके किसी मार्केट, किसी बाजार, किसी उस पर देखा जाए तो इसके ऊपर मियां शहबाज शरीफ साहब को खुद संजीदगी से सोचना होगा। डार साहब जितना भी गुस्सा करें, गुस्से से तो काम नहीं बनेगा। बात तो ये है कि हकीकत से आप कराची में मेरा ख्याल है मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा था महंगाई के हवाले से, तो भाई अब महंगाई कैसे कम करनी है, लोगों को रिलीफ कैसे देना है, ये तो खुद वजीर आजम साहब को सोचना होगा, इस पर उनको काम करना होगा और कोई रास्ता निकालना होगा। डार साहब के आने से जो उम्मीदें बनी हुई थी, जो तवक्कुआत बनी हुई थी, और वो जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब के यहाँ जाके कहते हैं इनकी फूक से मैंने ये कर दिया। वो बेचारे मौलाना साहब क्या कर सकते हैं? जब आप देखें जो IMF का मेरी जो मालूमात है वो सख्त जान एक दिन ऐसे ही ना, और लबनान शबनान इस तरफ चला गया। वो मैंने कहा उधर किधर जा रहे हो, वहाँ हालात ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि याद रखो कि ये जो इस इलाके के लोग हैं ना, जब किसी मनसब पर आते हैं तो फिर वो ऐसे मनसब पर नहीं आते। और मैं थोड़ी सी इनकी साइकी जानता हूँ, ठीक है, बाकी भी होंगी वजूहात। एक वजह यह भी है जो हम बढ़के लगाते हैं तो फिर बाज लोग वो होते हैं जो जिद में भी आ जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है फिर देखी जाएगी जो होगा। तो मिफ्ता इस्माइल में एक खूबी थी कि यही मेरा ख्याल है डायरेक्टर थे IMF के, कि थोड़ा सा जब उन्होंने मिफ्ता के साथ खेलना शुरू किया तो उसने बड़ी मोहब्बत के साथ बीच में दोस्तों को डालकर इससे निकल गए। हमने जो है वो धमकियां लगानी शुरू कर दी। तो अब आज जो कुछ कहा है IMF ने, वो पूरे आपके सियासी माहौल में दाखिल हो गए हैं, और वो कह जब तक आपके मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा, आपस में आप बैठने को तैयार नहीं। पहले खान साहब कहते थे हमने नहीं बैठना,
अब कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा हमने इनके साथ नहीं बैठना, तो आप अमन, आपके मुल्क में अमन इससे काम होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी, आपको कर्ज मिलेगा, आपको इमदाद मिलेगी। अब जो इमदाद और कर्ज देने वाले थे वो भी थके पड़े हैं और दुनिया में बड़े मसाइल हैं, सूडान में मसाइल है, इराक में है, यमन में है, वो उधर तवज्जो दें कि हमारी तरफ तवज्जो दें। ठीक, हमें अपनी तरफ खुद तवज्जो देनी चाहिए। सही है, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए जिसमें हम फंसे हुए हैं। इमरान खान साहब आगे बढ़े, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करें, उन लोगों से बरात करें और बाकी जो है अपना कोई ऐसा निजाम बने कि टेबल पे बैठे और इन मामलात को टेबल पे बैठ के कौम के लिए हल करें, लोगों को खुदकुशियों से बचाएं। सही है, बिल्कुल अयाज साहब, ये तो फिर नामुमकिन ही नज़र आता है क्योंकि बड़े मौके थे सियासतदानों के पास के मिलकर बैठते हैं। जब अपोजिशन में थे शहबाज शरीफ साहब तो इन्होंने मिसाक मईशत की बात की थी, लेकिन उस वक्त भी नहीं हुआ। फिर जब प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर इन्होंने कहा नहीं, अब नहीं मुझे ये कहना चाहिए क्योंकि ये अब अपोजिशन का किरदार होता है शायद, जो कि ऑफर करे कि मिसाक मईशत कर लेते हैं। तो अयाज साहब, आपको क्या लगता है ये दावे सच होंगे? अवाम दोस्त बजट बना सकेगी? किस तरह से रिलीफ देगी? हालात तो ऐसे नहीं लग रहे हैं क्योंकि IMF के बगैर तो गुजारा नहीं, खुद कह चुकी है हुकूमत। अच्छा, एक तो मुझे ना कुछ वो जो होती है ना तरकीब, वो उन पर बड़ी हैरत होती है। अब टेबल बैठने के लिए थोड़ी होती है दुआ उस पे तो चाय वो तो सामान रखने के लिए होती है ना, बैठना तो कुर्सी पे चाहिए। लेकिन कहते हैं जी टेबल पे बैठ जाएं, यहीं से गड़बड़ हो जाती है ना, वो क्यों बैठे। दूसरा, आप कह रही थी जी रिलीफ दिया नहीं गवर्नमेंट ने, बस वादे करती रही। आपको इतना रिलीफ दिया, आपको महसूस नहीं हुआ। वाकई देखिए, अगर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। अगर रोटी गवर्नमेंट 50 रुपए की कर देती तो आप क्या कर लेती? इसका मतलब है कि रिलीफ दिया ना उन्होंने आपको। नान 100 रुपए का हो जाता, फिर आप क्या कर लेती? सही है, बिजली का यूनिट अगर वो 100 रुपए पर यूनिट कर देते, आप कुछ कर सकती थी। तो वो शुक्रिया अदा करें गवर्नमेंट का, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की आप पे। जहां तक IMF का मामला है जी, देखिए IMF इस गवर्नमेंट को क्यों देगी पैकेज, मुझे ये बताएं, इस गवर्नमेंट से डील क्यों करेगी? जबकि हमेशा ये, हम तो सिर्फ एक आखिरी हमें याद रह जाता है ना कि वो जी इन्होंने वादा खिलाफी की इस गवर्नमेंट ने। हर दौर में यही हुआ है कि आपने कमिटमेंट की IMF से और उसके बाद आपने जब बजट आया तो आपने अपनी मर्जी की चीज़ें कर दी कि नहीं जी ये तो हम नहीं, क्योंकि वो बाकी बड़ा मसला हो जाएगा, ऑपोजिशन सड़कों पे आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने होल हार्टेडली कभी उस पर अमल किया ही नहीं IMF की शराइत पे, जो आप या तो माने ही ना आप सिंपली कहेंगे जी सॉरी ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। गवर्नमेंट, अलबत्ता मुझे पता नहीं क्यों शक पड़ता है कि गवर्नमेंट रिलीफ देने की कोशिश करेगी बजट में। उसकी वजह यह है कि अब इलेक्शन चूंकि आ गए, सर पे आ गए हैं, तो अब इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो भुगतेगी। क्या फर्क पड़ेगा? अब जाने वालों को तो इससे फर्क नहीं पड़ना ना। इन्होंने मुझे याद है इनका जो आखिरी बजट PMLN गवर्नमेंट देख गई थी, हम तो छलांगे मार रहे थे उस वक्त। सही, हमारा टैक्स सैलरीड क्लास का जाहिर है एट सोर्स हमारे तो कटता है, बाकी तो किसी का काटा नहीं जा सकता ना एट सोर्स। बाकी कोई ना कोई चक्कर चला लेते हैं कि जी इतनी नहीं इतनी हुई, इतना लॉस हो गया। और वो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि सेठ को तो प्रॉफिट में लॉस होता है, वो अगर हकीकी लॉस होना शुरू हो जाए कि वो तो बिजनेस बंद कर देगा, उसको जरूरत क्या है बिजनेस चलाने की। लेकिन स्टिल मुझे लगता है गवर्नमेंट कोशिश करेगी। कुछ ऐसे ऑप्टिक्स होते हैं ना कि जाते जाते कि ये देखें जी हम ये कर गए थे, और शायद वो जो पेट्रोल की भी बात की जा रही है ना कि जी नहीं सस्ता करेंगे, क्वाइट पॉसिबल है कि गवर्नमेंट सस्ता कर दे बजट में, कुछ चीजें ऐसी कर दे जब IMF से कुछ मिलना ही नहीं है, फिलहाल चांस ही नहीं है, तो फिर अच्छा है ना। वो उसके बाद जब आएगी निगरान हुकूमत तो वो जाने और उसका काम जाने, ये अपना काम डाल के निकल जाएंगे और हम बस इसी तरह रिलीफ लेते रहेंगे जिस तरह से हमेशा से मिल रहा है। सिर्फ 75 साल ही हुए हैं ना रिलीफ लेते हुए, तो अगले 75 साल में भी मुझे तो ऐसे ही लगता है कि रिलीफ ऐसी प्लानिंग कोई नहीं करेगा। नहीं, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही है ना कि हमेशा रिलीफ देते हैं आपको। सही है, आप ना शुक्र है ना, आपको लगता नहीं है, वो आपको महसूस नहीं होता रिलीफ। सही। फैसल साहब, आपको भी नहीं लगता कि गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, या आपको भी लगता है कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल है, या होपफुल आम आदमी इस हवाले से रहे कि इलेक्शन का साल है, तो इस साल तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने अवाम में जाना है, तो कोई ना कोई बयानियाँ तो ज़ाहिर है उसका परफॉर्मेंस ही होती है मौजूदा हुकूमत का, तो इसके लिए रिलीफ देगी फैसल साहब?
हुकूमत ने ना फैसला किया कि भाई रिलीफ देने की तो हमारी सलाहियत है नहीं, तो रिलीफ ले लो। ये देने के बजाय इन्होंने लेना शुरू कर दिया। वो कैसे? वो ऐसे कि इनका जो मद्दे मुकाबिल था, उन्होंने बोला उसको पूरी कुव्वत तो पूरी शिद्दत से कुचल दो, सही, कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, इन्होंने तो इलेक्शन की हिकमत अमली बना रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ को पूरी शिद्दत से एक मुकाबला था अगर पंजाब के अंदर, तो वो उसको हम निपटा दो। अच्छा, इमरान खान जो गलतियां कर गए उसकी कीमत तो जो है वो भुगत रहे हैं, इससे ज्यादा भुगतेंगे और भुगतना भी चाहिए। बात ये है, ये खतरनाक बात ये नहीं है कि ये रिलीफ नहीं दे सके, खतरनाक बात ये है कि इनके पास कोई प्लान नहीं था, तजुर्बेकार लोगों के पास। अच्छा, ये कोई है ना, कोई गैर संजीदा बात नहीं है कि तजुर्बेकार है, इनको तंजिया नहीं बोलना, वाकई तजुर्बेकार लोग हैं। इनके लिए इस मुल्क के अंदर जो है ना हुक्मरान खानदान की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। इनके पास जो है ना कई कई दफा की हुकूमतों का तजुर्बा है। जो इस वक्त हालात हो गए उससे जाहिरी सूरत हाल भी यही है कि इनकी दोबारा हुकूमत भी शायद मुस्लिम लीग नून की आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर आपके ख्याल में क्या ये अपने खानदान से बाहर आ जाएंगे? फिर आपके ख्याल में क्या इसाक डार को वजीर खजाना नहीं बनाएंगे? फिर आपके ख्याल में जो है वो इन दोनों भाइयों को, इनके बच्चों के दरमियान जो है वो अहम तरीन ओहदे नहीं बटेंगे? फिर भी यही होगा। उसके बाद तो जो आप अभी 1 साल भुगत रहे, फिर वो आप भुगतेंगे। भाई एक प्लान देते कि हमने इस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, 5% कर लिया, 10% कर लिया, या 1% भी नहीं कर सके, लेकिन हमने एक प्लान दिया इस कौम को, इस मुल्क को एक मास्टर प्लान दिया कि ये है मसाइल से निकालने का। कोई प्लान ही नहीं है। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? IMF आपको क्या देता है? भीख देता है ना, खैरात देता है ना, ज़कात देता है, ये देता है ना, और क्या देता है? कर्जे के नाम पर। इस हुकूमत की ये कारकर्दगी ये है कि ये भीख और खैरात लेने की भी सलाहियत नहीं रखते। वो सलाहियत भी इनके पास नहीं बची कि आपके लिए किसी से ना भीख लेकर आ जाए। ठीक, ये जितना हमारा आज खतरनाक है, हमारा कल जो है इससे ज्यादा खतरनाक, भयानक और शफाक होने जा रहा है। नई बात भी कर लो, रोज ही भीख भीख पे लगे रहते हो यार। हद है यार तुम्हारी भी, मतलब भीख भीख भीख। मतलब मसला क्या है यार? कोई बात किया करो, कोई अच्छी सब्सटेंटिव बात होनी चाहिए। चले फैसल साहब कंप्लीट करें। पॉपकॉर्न खाओ आराम से, इजी होके, भीख भीख भीख, कोई बात है भला करने? पॉपकॉर्न के पैसे नहीं छोड़े ना, क्या करें? पॉपकॉर्न के पैसे भी नहीं बचे। मांग लिया करो, भीख भीख तो कर रहे हो, मांग लिया करो। अब तो मांग के चल रहे हैं, पूरा कौम ही मांग के चल रही है, मांग के चल रहे हैं। मांगने के तो तुम तजर्बाकार हो। खानदान बाहर। अरे भैया, इसीलिए तो कह रहा हूँ यार, क्यों भीख मंगे बने हुए हर टाइम, भीख 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 लगे। ठीक है, फैसल कंप्लीट करें, नई बात किया करो। फैसल साहब बात होगी तो कंप्लीट करें। आप चुप कराएंगी तो मैं करूंगा ना। जी आमिर साहब, शाही मसखरे को आप चुप कराएंगी तो मैं करूंगा। अब देखें अशराफिया से आपने दे दिया। 11 बजे के बाद ये तो बैठते ही गलत प्रोग्राम में। 11 बजे के बाद जो कॉमेडी शो आते हैं ना, उसमें इनको बैठना चाहिए। ये प्रोग्राम इनको सूट ही नहीं करता। वहाँ भी रोने आ जाओगे, देख लें आया सब, वहाँ भी यही रोना रहोगे तुम प्रोग्राम में इनको। जी फैसल साहब, आप कॉमेडी प्रोग्राम में बैठाया। मैं तो सीरियसली सोच रहा हूँ उसी वही प्रोग्राम करना चाहिए। उड़ के रेटिंग आएगी, उड़ के रेटिंग आएगी, आप यकीन करें। मैं आपको बता रहा हूं, रेटिंग तो आपकी इस वक्त भी सबसे टॉप पे है यार, आप चेक तो कर लो। फैसल साहब आप मुकम्मल करें। आमिर साहब उन्हें बात मुकम्मल करने दें, फिर इलियास साहब की तरफ जाऊं, क्योंकि इलियास साहब को आप बात नहीं करने देते। कोई प्लान नहीं है इस हुकूमत की। एक बात एजेंडा है कि पूरी शिद्दत के साथ आप तहरीक इंसाफ को कुचल दो। पंजाब में अपना रास्ता जो है मुकम्मल जो है साफ यार, वो कुचली जा चुकी है यार, कुछ और बात करो। इनके रहनुमाओं की सुबह जो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, वो शाम 4 बजे तक देख लें। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ से शुरू करके तहरीक इंसाफ पे आप उम्मीद करते हैं कि आप वो थोड़ी रिलीफ की तरफ भी आएंगे। कौम का मसला भूख प्यास है, तहरीक इंसाफ नहीं है भाई, इस मसले को हल करो। फैसल टेंशन ना लो, सारा पॉइंट भी मार जाए ना, चौधरी नहीं बढ़ना, बेफिक्र हो जाओ। जी इलियास साहब, संगीन माली खदशात हुकूमत को दरपेश है, लेकिन इसके बावजूद भी अवाम को भाई आप भी आमीन बोलो इस बात पे। कैसे रिलीफ देगी? देखिए, गवर्नमेंट के पास जो वसाइल होंगे उसके वसाइल के मुताबिक बनाने, जाहिर इलेक्शन ईयर है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रिलीफ देके जाना पड़ेगा। आवाम को रिलीफ देंगे, ये रिलीफ उसी सूरत में देंगे कि चीजों की कीमतों में कमी कर देंगे, या इस तरह टैक्स में रिलीफ देंगे, तो फिर किस तरह यार पढ़ के आया करो कुछ। तो जाहिर है ये गवर्नमेंट देके जाएगी। इस वक्त IMF भी इसलिए नहीं बातचीत करी क्योंकि इनके साथ, क्योंकि जब तक मुस्तकम हुकूमत नहीं होगी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक वो किसी से नहीं करेगी, क्योंकि जो है शराइत पर अमल दरामद करवाना है।
गवर्नमेंट ने पहले भी नहीं शराइत पर अमल दरामद किया, अब भी जो टारगेट दिए गए थे उनकी जानिब से, वो टारगेट इनको इकॉनमी को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं, वो टारगेट भी इनसे पूरे नहीं हुए कि इनके रिज़र्व मेंटेन करने थे, रिज़र्व बढ़ाने थे, वो किसी ने इनको पैसे इस तरह नहीं दिए। अब जाहिर है ये कर्जे उतारें कि अपने रिज़र्व मेंटेन करें, तो जाहिर है उसी वो चादर के मुताबिक दे के पाँव फैलाने पड़ेंगे। इनको अपने जो इंतज़ामी अखराजात वगैरह हैं उनको पे थोड़ी कमी लानी पड़ेगी, वो जाहिर है जैसे करेंगे कफ़ायतशारी वगैरह इस तरह की चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। इसके अलावा जो हमारी इकॉनमी थी वो ऐसे स्लो डाउन हो गई थी, इंडस्ट्री वहाँ चली नहीं, तो जाहिर है इनको पैसा जो जमा करना है वो पेट्रोल में जो इम्पोर्ट किया नया रशिया से, अगर उसमें पेट्रोल में रिलीफ देते हैं तो फिर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं आएंगे, टैक्स की सूरत में वो टैक्स पर आवाम से ही पैसे निकलते हैं और मौजूदा जो टैक्स पेयर्स हैं वही पैसे देते हैं, इसके अलावा इनके पास तो कोई और जरिया नहीं है, तो इन्हीं से टैक्स से पैसे लेके इन्होंने आगे अपने इंतजाम चलाने। ज़ाहिर है इनके गवर्नमेंट को होगा कि अगली दफ़ा मुंतखब अगर ये रिलीफ नहीं देंगे तो आवाम इनको कुछ नहीं, आगे आवाम भी इनको वोट नहीं देगी, तो जाहिर है इनको इस सूरत में इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अगर ये ज़्यादा तो नहीं दे सकते, लेकिन एक हद तक तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि रिलीफ देगी, और गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि इलेक्शन में जब जाने के लिए ये इकदाम करने पड़ेंगे। तो बाकी तो ये है कि अब IMF के साथ तो मुज़ाकरात अगली गवर्नमेंट जो आएगी उसमें करके कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा। बाकी दोस्त ममालिक पर हमेशा हमने नज़र रखी होती है, अब वो हम पर नज़र रखते हैं कि हम पर वो नज़र रखें, तो ये सूरत हाल इस तरह चलने के लिए इकॉनमी को चलाने के लिए करना पड़ेगा। डार साहब तो कह रहे थे, बस बड़े उस दिन कह रहे थे, गुस्से में आ जाते हैं कि जी ये डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ, हमने रीपेमेंट्स वगैरह की हैं, जाहिर है अगले जब जो रीपेमेंट्स अब मज़ीद और करनी है तो वो कहाँ से करेंगे, तो जाहिर है हम टैक्स पेयर्स पर ही सारा बोझ डलेगा, तो वो हम पहले भी ना भी करें तो वो हमसे हम पहले ही बोझ तले दबे हुए हैं, अब और कितना बोझ मज़ीद उठाने के लिए तैयार हैं, और हम उठाने के लिए तैयार हैं, बस हुकूमत डालने वाली बने, हम कुर्बानगाह पे हैं हर वक्त। हाँ, हुकूमत डालने वाली बोझ बने। बहरहाल जी बज़ाहिर तो हुकूमत एक बड़ा इम्तिहान है, जो आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम अपनी बात भी कर रहे हैं, आपकी बात भी कर रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर वो आवाम दोस्त बजट बनाने की बात हो रही है और हुकूमत ये कह रही है कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, तो बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल और बड़ा कड़ा इम्तिहान है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन देखना है कि इसमें महंगाई मार्च करते करते ये PDM की गवर्नमेंट बनी थी, तो क्या इसमें कितना रिलीफ आम आदमी को मिलता है या नहीं, या फिर इलेक्शन का साल जिस तरह एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं उसी बहाने ही आम आदमी को कुछ दिन सुख के जीने को मिलेंगे, तो वो उस पर भी आम आदमी आमीन ही कहेगा। अभी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल, हुकूमत के बाद ऑडियो लीक्स कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ उठाया है। ऑडियो लीक्स कमीशन के मामले पर जजेस में एक वाज़ेह तकसीम सामने आई है। हम सवाल रखेंगे ये जो तकसीम सामने आई है इसका जिम्मेदार कौन है, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स कमीशन के मामले पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। वफाकी हुकूमत के बाद आज ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ उठाया है। कमीशन ने अपने जवाब में कहा है कि 5 रुकनी बेंच ये केस ना सुने और ज़ाती मफाद से मुतल्लिक केस कोई भी जज नहीं सुन सकता। ऑडियो कमीशन ने वाज़ेह किया है कि आइन और कानून के मुताबिक वो जिम्मेदारी पूरी करेगा। गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर एतराज़ उठाते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो ऑडियो लीक का मुकदमा ना सुने। तीनों मुअज़्ज़िज़ जजेस 5 रुकनी बेंच में बैठने से इनकार कर दें। अदालती फैसलों और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज अपने किसी रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। इससे पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था और उसे काम से रोका था, जिस पर गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कमीशन को ऑडियो लीक्स की तहकीकात से रोकने से हुकूमत सुरखरू हो गई है। इसी से मुताल्लिक हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन को काम से रोका था, जिसके बाद हुकूमत और कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ात उठाए थे और चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस से बेंच से अलग होने का उन्होंने मुतालबा किया था। हुकूमत और कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ात, अब ये ऑडियो लीक्स का जो मामला है तहकीकात का, ये कैसे हल होगा आमिर साहब? देखें दुआ, इसी ऑफिस में हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के थे और अरसलान इफ्तिखार का केस आया, तो उस वक्त हमारे यहाँ एक टॉक शो में मैंने कहा था कि लगता है कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस हैं और चूँकि उनके बेटे कारोबारी मफादात में अपने वालिद साहब की चीफ जस्टिस के घर का एड्रेस यूज़ करते थे, तो मैंने कहा था कि लगता है कि इनके घर कोई हाइड्रोलिक पोर्च बना हुआ है जिसमें वो जो बड़ी कीमती गाड़ियाँ जब चीफ साहब घर पहुँचते हैं तो वो नीचे चली जाती हैं और करोला शरोला सामने नज़र आने लग जाती हैं।
और शफकत पिदरी आड़े आ रही है। तो उस वक्त हमें एक मैसेज आया कि ये तौहीन अदालत है। तो हमने कहा जी उस बेटे से कहें जिसने पैसे गिने थे, उससे पूछे जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो अब आज मज़ाहिर नकवी साहब जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनकी परवेज़ इलाही साहब के साथ और उनके बारे में फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की गुफ्तगू आई, तो उनके बारे में भी जो इंक्वायरी है वो लेटर मार्क हो गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स के ऊपर। ये भी आज खबर आई है। अच्छा, अब बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, तो इखलाकी तौर पे चाहे जो मर्जी करें, इफ्तिखार चौधरी बहरहाल उस बेटे के केस से पीछे हट गए थे। अब इशू ये है कि जो हम ख्याल जजेस कहलाते हैं, सारी गवर्नमेंट पार्टी ये कह रही है, लोग भी बात करते हैं, उन सब के नाम कहीं मीम की सूरत में हैं कि वो उन्होंने जवाब में ये भेजा, उनकी खुशदामन जब गुफ्तगू कर रही हैं ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया के साथ मुबैना तौर पे जो भी सारा कुछ आया उसकी चेकिंग के ऊपर, और 3-4 जजेस के नाम इस तरीके से आ गए। तो होना ये चाहिए था, जो आपने सवाल में पूछा कि जिम्मेदार कौन, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बड़ा बनते हुए सबको लंबा डालते, बताओ ऑडियो कहाँ से आई, इन्वेस्टिगेट करो, मेरा नाम कैसे, फलां का कैसे, तो बड़े बन जाते। लेकिन चूंकि सरफे नज़र किया तो आज सारे फंस गए। जो इनके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि कानून में बंदिश नहीं है हुकूमत पे, इंक्वायरी कमीशन का जो कानून है जो साल से चल रहा है, कि उसके अंदर वो चीफ जस्टिस से पूछे। कहीं वो कानून और आइन की बात करते हैं, कहीं रिवायत पे कहते हैं कि ये आइनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। भी चीफ जस्टिस से पूछना किसी कानून में नहीं लिखा हुआ, पूछ लेना एक रिवायत जरूर है। अब नहीं पूछा और एक सीनियर तरीन जज ने ओके कर लिया, तो जिम्मेदार कौन हुआ? सारी अदलिया है। आपस में फुल कोर्ट नहीं करनी, हम सबको आगे पीछे लगाए रखना है कि जी ये कर लो, वो कर लो, ये जिम्मेदारी नहीं, वो जिम्मेदारी नहीं। हुजूरे वाला, आप अपने पहले तो सुप्रीम कोर्ट पूरी करें, 17 जजेस करें। आप इसलिए नहीं कर रहे कि आपके पास वो अक्सरियत नहीं है कि आप अपनी मर्जी के जज लाएं। एक तो मर्जी के जज खत्म होने चाहिए, इसका सिस्टम होना चाहिए कि लोगों से पूछ ले। और जो बंदा बार की सियासत में रहा हो, कम से कम उसे तो जज बनाने नहीं चाहिए कि पहले ही कंप्रोमाइज होके आ जाते हैं सारे के सारे, एक दूसरे के साथ ओहदेदार होते हैं। तो ये चीज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो अब आखिरी 2-3 महीने हैं, उन्हें बड़े फैसले लेने चाहिए, बड़ा होने का सबूत देना चाहिए ताकि मामला बेहतर हो जाए। सही है जी। ऐसा इदारे में अब तकसीम आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है, और ये जो ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मामला अब ये किस तरह हल होगा? देखिए, इदारे तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है। इफ्तिखार चौधरी साहब बड़े आराम से इसलिए अलहदा हो गए थे कि उस वक्त कंप्लीट होल्ड था उनका सुप्रीम कोर्ट पे। वो तो एक चेन ऑफ कमांड की बात करते थे ना सिर्फ जज वकला भी उनके साथ थे, तो वो तो आइडियल सिचुएशन थी एक चीफ जस्टिस के लिए। अब सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। आज जो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो एक फाजिल जज साहब ने पूछा है, उन्होंने कहा जी ये छोड़ो, मतलब ये जो टेप, ये बताओ कि ये टेप, वाकई हुकूमत से जवाब मांगे कि ये बताओ कि ये टेप कौन करता है। भाई ये तो पहले क्लियर हो जाए ना कि ये मामलात क्या है, कौन ये टेप करके चलाता जा रहा है, इसका भी जवाब आना चाहिए। और फिर गालिबन मेरे ख्याल राना साहब मेरी तस्दीक कर देंगे, कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी आई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये कमीशन वाले 3 जजेस के खिलाफ, कि जब आपने रोका था इनको तो फिर इन्होंने काम क्यों, फिर इन्होंने 1 घंटा काम क्यों किया? राना साहब ऐसे ही है जी, बिल्कुल। और ये बात पता थी सबको कि कमीशन जब काम बंद करेगा वो यही कुछ करके करेगा कि ऑर्डर लाएं, पढ़ के सुनाएं, और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया और सब कुछ कह दिया। चले, ये तो जज चल रहा है। वो तो ये हनीफ राय साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये उसी तरह के हैं जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन चैलेंज कर दी गई थी, उसी तरह के लोग हैं ये। बस उसी जाहिर है, वो देखे ना, बात वही होती है कि वो कहते ना, सियाने दी सती मियां सौ, तगड़े दी सती मियां सौ दी है, कि वो उसका मतलब वो अगर वो 720 कितना होता है, 140 भी कह के ये 100 ही है, तो वो मानना पड़ता उसका। तो इस मुल्क में तो जाहिर है ताकत जिसके पास है सब कुछ उस तरफ चल रहा होता है। अब चूंकि मामला चीफ जस्टिस को बड़े अरसे से बेशुमार चीज़ों से चीफ जस्टिस को डराने की कोशिश की गई, चीफ जस्टिस साहब नहीं डरे, उन पे बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई गई बाकायदा सोशल मीडिया पे, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, अभी तक जारी है, लेकिन चीफ जस्टिस पीछे नहीं हटे। अब वो थोड़ा सा कुछ मुझे लगता है कि बैक सीट ले रहे हैं। अब उस तरह से वो जो फायर ब्रांड नज़र आ रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा, वो नहीं नज़र आ रहा उनमें। मामला तो यहाँ तक नहीं पहुँचने चाहिए थे, क्योंकि जब इस हद तक चीज़ें ख़राब हो जाएं तो फिर उनको ठीक करते करते सदियां लग जाती हैं। हम तो पहले ही बहुत सी चीज़ें ख़राब कर चुके हैं इन 75 सालों में। हमने तो कोई एक चीज़ ठीक नहीं रहने दी। मतलब वो जो
नज़र आ रही हो कि यार ये बिल्कुल मतलब ये जब मीटर लगे होते थे किसी दौर में टैक्सी और रिक्शा पे, तो वो जब लोगों ने वो बार्गेन करनी शुरू की ना कि जी मीटर के बगैर चलें, वो भी एक गड़बड़ थी जो कि उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हम इजी लेते हैं कि कोई नहीं यार ठीक है। चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं कि मुझे तो लगता है कि मजीद खराबी की भी गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में। मतलब इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं। बस दुआ करें, आप तो वैसे भी दुआ हैं, आप जरूर दुआ किया करें। मैं जरूर, अब आपने मुझे कह दिया, ये मेरी जिम्मेदारी हो गई है क्या कि अल्लाह ताला इस कौम पे करम करे, वरना हमने हाल वैसे कोई ये नहीं तो हम छोड़ा। सबको ही दुआ करनी चाहिए अब जो हालात नहीं, आप दुआ है ना, इसलिए आपकी दुआ सुनी जाएगी। दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। देखिए आमिर साहब ने फौरन ही बात कर दी है दवा की, दुआ को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिल रही है। मैं लफ्ज दुआ की बात कर रही हूँ। नहीं, आपकी इम्पोर्टेंस पे हम साथ हैं। नहीं, मैं लफ्ज दुआ की बात की है, मैंने फौरन कह दी है। आमिर साहब, मैंने भी आपका कहा है, मैंने लफ्ज का नहीं कहा। फैसल साहब, आपके ख्याल में तहकीकात का ये मामला क्या होगा, कैसे हल होगा? भूल गया, फिर जो रट्टा था ज़हन में आया था गया। आमिर साहब डर गया, अगर दुआ कबूल हो गई तो फिर क्या होगा, इसलिए ने बोला दुआ नहीं तो दवा कर लो। दवा तो इस मुल्क में होनी नहीं है, दवा करने वाली तो इस मुल्क में अल्लाह मियां इनको सेहत सलामती के साथ और अच्छा करे। बात क्यों ना बात ये है कि तमाम इदारे आपस में लड़ रहे हैं, तमाम इदारे जो है पंजा आजमाई कर रहे हैं, तो अदलिया भी जो है वो पीछे क्यों रहे? कोई एक ऐसा इदारा इस मुल्क में बचा है या कोई ऐसा बासर शख्स इस मुल्क में बचा है जो अपने जो मुतय्यन करदा जो इख्तियारात है उससे तजावज़ ना कर रहा हो? सब कर रहे हैं, अदलिया भी इसमें तजावज़ करने में वो अब क्यों पीछे रहे? लेकिन बात यह है कि अगर आज अदलिया बेलगाम हुई है तो भाई अदलिया को बेलगाम किया किसने? नवाज शरीफ साहब ने किया है, नून लीग ने किया है, तहरीक चला के किया है, जंग लड़के किया है इनके लिए। अब किस बात का रोना रोते हैं? जो अगर वही अदलिया इनके गले पड़ गई है तो इस अदलिया को इतने ताकतवर बनाने वाले भी तो भाई आप ही थे। इसी को इन्हीं जजेस के लिए जब इन जज को कानून के दायरे में रहने की बात हो रही थी तो आप सड़कों पे निकले थे, फिर आपने एस्टेब्लिशमेंट से डील की थी। ठीक, तो ये तो फिर ठीक है, आज उस वक्त लोग आपको समझाते थे आप ये काम ना करो, लेकिन आपने किया क्योंकि उस वक्त आपको सूट करता था। अब क्यों रो रहे हैं? अब जो उन्होंने पंजाब असेंबली के इलेक्शन के टाइम किया कि आइन में ये नहीं लिखा कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर हो, उसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि गैर जानिबदार और जानिबदार हो। ये जो मुस्लिम लीग नून ने ये जो रिवायत कायम की है ये आने वाले वक्त में इनके गले पड़ेगी, ये फिर रोएंगे। उन्होंने कर तो दी कायम करके, तो ये इस वक्त मुल्क में कोई भी नहीं है, सब इदारे सब शख्सियात पंजाजमाई कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो अपने मसल दिखा रहे हैं। कभी कोई किस पे हावी हो जाता है, कभी कोई किस पे हावी हो जाता है, किसी का भी मतमा नजर ना मुल्क है ना कौम है। तो बट ठीक है, चल रहे हैं, पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है, लेकिन ज्यादा दुआ नहीं करनी है आपने, कहीं कबूल हो गई तो बहुत मसला हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है जी। इलियास साहब, तहकीकात का मामला कैसे हल होगा अगर यही तजादात जो कि अभी भी हैं और मजीद बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं? देखिए जी, हर एक को अपना मुफाद अजीज है, हर एक तहकीकात को जो भी है वो चल नहीं सकता, एक दूसरे की खींचा तानी चले, कोई एतराज़ कर दिया, अब कमीशन पर भी हो गया, सारा मसला यही चलता रहेगा। आप देखें कि हमारे अदारों के बारे में, अदलिया के बारे में, पार्लियामेंट के बारे जो भी है अदारे, उनके बारे में जो देखें आप, जलसों में ऐसे बातचीत की जाती है, उन पर तनकीद की जाती है और ऐसे ऐसे लफ्ज़ कहे जाते हैं कि जो पहले कहे नहीं जाते थे। इन चीज़ों को सबको कंट्रोल करना चाहिए, सियासी जमातों को एक दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करते वक्त देखना चाहिए, अदारों का एहतराम करना चाहिए। अब देखें इस तरह करेंगे, चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि तहकीकात करवाते, जो ऑडियो लीक्स वगैरह की उनको सही तरह खुद करते हो, अगर खुद की जाती तो पहले पहल की जाती, क्योंकि उनका नाम भी आ रहा था तो सारे बिल्कुल इसको करते, सब लोगों के बारे में पता चलता कि ये किस तरह लीक होती हैं, किस में उनका नाम आ रहा है और ये जैसे हो रही हैं, तो इसको एक दफ़ा कंट्रोल किया जाता है मामले को। लेकिन जब उन्होंने मामले को ढीला छोड़ा तो फिर उसके बाद फिर चलता काम। तो आप देखें ये रवायत जो कायम हो गई ये आगे भी चलेंगी इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाफिज ताहिर साहब, आपके ख्याल में अब ऑडियो लीक्स कमीशन पर तजादात का जिम्मेदार कौन है? देखिए, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि वो और जिन जज साहिबान पे एतराज़ है वो कहते जी ठीक है, क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 3 ही जज हैं जो इंसाफ कर सकते हैं, बाकी भी तो मुनसिफ ही हैं, और काजी फायज ईसा साहब ठीक है, उनके साथ जो कुछ हुआ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि मुस्तकबिल में उनको काजी उल कुज़ात की नशिस्त पे भी बैठना है कि वो कोई ऐसा कोई ज़ाती
इनाद या बोझ में फैसला करेंगे, हकायक को ही देख के फैसला किया जाएगा और किया जाना चाहिए। तो ये एक अजीब सा हमारे यहाँ जो निज़ाम चला है, इसीलिए आप देखें अदालत फैसला करती है तो पार्लिमान नहीं मानती, पार्लिमान करती है अदालत नहीं मानती, अदालत कहती है रिहा कर दो, वो फिर दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये बेतौकीरी का सिलसिला जो शुरू है ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। मुनासिब यही था कि चीफ जस्टिस साहब इस बेंच में ना बैठते। बिल्कुल हाफिज साहब, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। और लेकिन ये जो है कि अंदर से तकसीम की आवाज़ें, ज़ाहिर है जिस सिस्टम को मजबूत बनाने की बात करते हैं इससे सिस्टम मजीद कमज़ोर होता है। बहरहाल जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी का मामला उलझ गया। सिंध हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातों ने मरदमशुमारी के नताइज मानने से इनकार कर दिया है। हम सवाल ये रखेंगे अब ये सारा मामला गवर्नमेंट किस तरह से सुलझाएगी, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कराची और हैदराबाद में डिजिटल मरदमशुमारी पर सिंध हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और नताइज मानने से इनकार किया। MQM ने आज वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को भी ख़त लिखा है कि शहरी इलाकों में जाली मरदमशुमारी की गई है जिसके सबूत मौजूद हैं और इन बेज़ाब्तगियों को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। इसी से मुतालिक हमारा सवाल, फैसल साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि MNS के भी मरदमशुमारी पर जो संगीन बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात सामने आए हैं, अब ये एक तरह से तो उलझ गया मरदमशुमारी का ये जो मामला है, ये किस तरह से इस मामले को सुलझा सकेगी हुकूमत? देखिए, मरदमशुमारी में बेकायदगियाँ इस हद तक हो रही हैं, इसका अंदाज़ा इस तरह लगा लें, कराची की जो मरदमशुमारी बढ़ी, कराची की जो आबादी बढ़ी वो 19% बढ़ी, जबकि लाड़काना डिवीज़न की बढ़ रही है 32%। और लाड़काना डिवीज़न में ही बहुत ऐसे शहर हैं जहाँ तकरीबन जो है 48% जो है वो आबादी बढ़ रही है। आप खुद सोच लेंगे किस हद तक जो है इस मरदमशुमारी में जो है इसमें घपले हुए होंगे। मजे की बात यह है कि जिस तरह इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होते हैं ना, आप यकीन करें इस मुल्क के अंदर इसी तरह मरदमशुमारी की जाती है। इतनी बदनसीब कौम है कि हम अपने लोगों को भी जो है ना वो सही तरह नहीं गिन नहीं सकते, गिनना नहीं चाहते। इसमें भी अपनी मर्जी जो है वो जो है ना मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। अभी बार्गेनिंग क्या हो रही है? बार्गेनिंग ये हो रही है कि यार 2.5 कर दो, बोला नहीं 2.5 तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बिलावल साहब जो नाराज हो जाएंगे, आप इतने पे राजी हो जाओ। ये तो इस मुल्क के अंदर हो रहा है। तो जब मरदमशुमारी के फैसले भी इस तरह होने तो बस ठीक है, बस चल लेते। जी आमिर साहब, आज वैसे बड़ी मायूसी है फैसल साहब आपके लहजे में। आमिर साहब, मैं तो बात सिंपल है, आज जो चीफ सेंसस कमिश्नर हैं नदीम मुजफ्फर साहब हैं, नईम मुजफ्फर साहब, हमने कई दफ़ा उनकी ब्रीफिंग्स अटेंड की हैं और गोंदल साहब हैं तर्जुमान हैं, उन्होंने हमें सारा बताया जा रहा है, डाटा सारा साइंटिफिक सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके अंदर डाटा डालने वाला तो सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है। लिहाजा उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक कराची में आबादी कम कर दी। चूंकि लाड़काना इस वक्त पेरिस से आगे, आपको पता नहीं है, वो जो बचपन में बताया जाता था ना कि पेरिस में सड़कों में बंदे का अक्स नजर आता है, वो लाड़काना में नजर आता है। हालांकि वो सड़क नहीं होती, वो जौहड़ होता है। लेकिन बड़ी दुनिया है जो इतनी तादाद में कराची समेत बाकी शहरों से छोड़ के लाड़काना में जाके खप गई है, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ भी बहुत अच्छी हैं, ऑक्सफोर्ड से अच्छा लेवल है उनका, और जाहिर है कि जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, ये सारे वहीं से पढ़ लिख के आगे आए हैं और इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम इन्होंने पैदा किया है। तो मरदमशुमारी बेचारी क्या करेगी? मतलब वो आप सब कुछ अच्छा कुछ बना के दे सकते हैं ना, डाटा तो उस मुलाजिम ने डालना है जो सिंध गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। जी वक्त कम है इसलिए जरा क्विकली कमाल मुल्क है दुआ आपका कि हम लोगों को गिना भी ठीक नहीं जाता, अपनी मर्जी से गिना जाता है। और वो जो बता रहे थे ना पेरिस लाड़काना, मैं बदकिस्मती से अभी 3 दिन पहले बाय रोड आया हूँ कराची से लाहौर, और खुदा की कसम जिंदा भुट्टो जो कर रहा है उस कौम के साथ, मैंने इतनी गुर्बत नहीं देखी इस मुल्क के किसी भी हिस्से में जितनी मुझे अंदरूनी सेंस स्पेशली नजर आई। जी इलियास साहब क्विकली देखिए जी, जो मरदमशुमारी जिस तरह के अदाद शुमार देखने में आ रहे हैं कि उधर आबादी का तनासब किस तरह बढ़ रहा है, इस चीज़ को साइंटिफिक तरीके से करने से जाहिर है बंदे तो वही हैं जिस तरह कहा जा रहा है, उस तरीके को तो सही तरह तो करना चाहिए ना था। कराची में देखें क्या हकायक को देखना चाहिए, ये गवर्नमेंट को इस चीज़ में जो देखने बंदों की गिनती तो सही तरह करें। इसके लिए उन्होंने देखें टाइम भी लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, पहले एतराज़ किया जाता। खत्म हो गया, आपको पॉइंट आ गया, आप सब शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिएगा।